सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके हिंदी विषय के टॉप मोस्ट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आपको पता है कि ये 6 नंबर के आते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका पूरा पेपर 25 नंबर का होता है हिंदी का। दोस्तों, आप लोग प्लीज सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? द्रुत का मतलब होता है तेजी से या शीघ्रता से। तो यहाँ पर आप देखिए, द्रुत पाठ यानी कि शीघ्रता से पढ़ना, कोई चीज लिखी हुई है उसको शीघ्रता से पढ़ना ही या बहुत तेजी से पढ़ना ही क्या हो जाएगा? द्रुत पाठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं, और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वरों को बोलने के लिए किसी भी अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। बस यही सबसे बड़ा अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। तो अंश मतलब भाग होता है और अंश मतलब कंधा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ड के सहयोग की आवश्यकता ना हो। यही सेम दोस्तों यहाँ पर देखिए, स्वर और व्यंजन में अंतर पूछा है। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन 2016 में पूछा है, स्वर किसे कहते हैं? तो जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। या ऐसे वर्ड जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं, जिसका उच्चारण अपने आप होता है, जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ड का सहयोग नहीं लिया जाता है या किसी दूसरे वर्ड के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिएगा आप लोग, स्वर जो होते हैं वो उन्हें बिना किसी अक्षर की सहायता से हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द हमें लिखना है। तो उत्थान का हो जाएगा पतन। उत्थान का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ऊंचाई पर हो, यानी कि जिसने बहुत सारे युद्ध जीते हो। और पतन का मतलब जिसका धीरे धीरे अब पतन मतलब धीरे धीरे वो अब उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही है और वह अब पतन की ओर आ रहा है, यानी कि अब वो युद्धों को जीत नहीं पाता है, तो इसलिए अब उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। फिर मूक का होता है वाचाल। मूक मतलब कम बोलने वाला, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। आपके एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछा है, जो बहुत अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वाचाल, और जो बहुत कम बोलता है उसे कहते हैं मूक। तो याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग के बहुविकल्पी क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आप लोग यहाँ पर ये मत सोच के पढ़िए कि केवल अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, बल्कि आप बहुविकल्पी क्वेश्चंस को भी तैयार कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आ उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लग करके, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय पीछे लगते हैं या वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आ उपसर्ग, उपसर्ग आगे, तो आ जन्म में लगेगा तो आजन्म, गमन में लगेगा तो आगमन, काश में लगेगा तो आकाश। तो इस तरीके से ये हो गया आपको आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। आपको पता है संज्ञा के स्थान पर कौन प्रयोग होता है? सर्वनाम ही प्रयोग होता है। तो कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। आपको पता है कि मैंने पूरा आप लोग के हिंदी विषय को एक ही फुल वीडियो में कवर किया है, 1 घंटे से कम का वीडियो है। एक भी टॉपिक आपके हिंदी विषय का मिस नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छे से मैंने हैंड रिटन नोट्स यानी कि खुद नोट्स बना करके आप लोगों को पढ़ाया है। तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को देखिएगा और आप लोगों को बहुत बहुत फायदा होगा एग्जाम में। दोस्तों, आप लोग प्लीज वीडियो को देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र।
औपचारिक पत्र ऑफिशियल लेटर होते हैं, जैसे कि आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, किसी अधिकारी को लेटर लिखना है। और अनौपचारिक पत्र आप अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। अभी आपने देखा था अ उपसर्ग, अब यहाँ पर प्रति उपसर्ग। तो कूल में लगेगा तो प्रतिकूल, छाया में लगेगा तो प्रतिछाया। इसके अलावा प्रत्येक में भी प्रति उपसर्ग होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा प्रतिघात में भी क्या होता है, प्रति उपसर्ग होता है। याद रखिएगा 2016 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कारक यानी कि अक। यहाँ पर आप देखिए 2016 में पूछा गया, तो प्रत्यय पीछे लगता है ना, तो इसलिए देखिए अक प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईशा ने पत्र पढ़ा वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? ईशा ने पत्र पढ़ा, तो ईशा ने पत्र पढ़ लिया है, यानी कि उसने ये काम पहले कर लिया, यानी कि अब ये भूतकाल हो गया। तो भूतकाल को ही हम क्या कहते हैं? लंग लकार कहते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बालक तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण, वो दौड़ना क्या हो गया? अगर इंग्लिश की बात करें वर्ब, तो उसके पहले वर्ब की विशेषता या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, फास्ट। तो ये जो तेज हो गया, ये हो गया क्रिया विशेषण, क्योंकि ये दौड़ना की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसीलिए क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? इसे एडवर्ब कहते हैं। और हिंदी में क्रिया विशेषण, तो ये क्रिया हो गई और इसकी विशेषता कौन बता रहा है कि ये तेज दौड़ता है, तो ये विशेषता हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए ये हो गया क्रिया विशेषण, कौन? तेज। तो यहाँ पर आप देखिए वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेष और विशेषिका। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। वर्णन का मतलब होता है कथन या आख्यान। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। सर्वनाम, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, या फिर जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें भी हम सर्वनाम कहते हैं। आप देखिए सर्वनाम की परिभाषा अभी आपने देखा है, फिर सर्वनाम की परिभाषा आया। आप देखोगे दोस्तों वही क्वेश्चन बार बार घूम फिर के पूछे गए हैं हिंदी विषय में। तो आप लोगों को मैंने एक ही वीडियो में आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है। अगर आप वो वीडियो देख करके एग्जाम में जाते हैं तो आपकी हिंदी विषय की तैयारी बहुत अच्छी होगी। ऑलरेडी मैंने सभी सब्जेक्ट का एक फुल वीडियो बनाया है, जिसको आप सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जिन भी प्रशिक्षुओं ने भी नहीं देखा, आप लोग प्लीज देख लीजिए। आप लोगों का पूरा पेपर बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप उन वीडियोस को पढ़ करके बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो ऑलरेडी मैंने सभी विषयों के फुल सिलेबस का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी विषय की वीडियोस मिल जाएंगी। और एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है बहुत ही अच्छे से मैंने कॉपी लिख करके बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो प्रचार, प्रसार, इस तरीके से। प्रकार, ये भी आप लिख सकते हैं। प्रकाश लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। तो इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इस लाइन को केवल आप इतना कर लिख देंगे, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, या वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय पीछे, उपसर्ग आगे, यही आपको याद रखना है। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, अकृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये भी याद रखिएगा कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? तो शिक्षक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे बोलने में उसका प्रयोग करते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौन वाचन के दो उद्देश्य लिखिए। तो मौन वाचन के उद्देश्यों में देखिए, दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना पठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? मौन वाचन। मौन वाचन का अर्थ होता है मन में पढ़ना, और जब आप मन में पढ़ोगे तो आप आपके अगल बगल कोई बैठा तो उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो किसी भी प्रकार की दूसरों को आप किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाएंगे
और शांति से अपने मन में उसको पढ़ते जाएंगे और अवकाश के क्षणों का भी आप सदुपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा। आप देखिए 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को 2016 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 19 में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। केवल प्रकारों के नाम पूछा है या पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया भी है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हों तथा व्यक्ति विशेष के को संबोधित करते हों। आप देखिए सर्वनाम की परिभाषा है, वे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हों तथा व्यक्ति की बात करते हों या किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हों तो वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में बात कही जा रही है उसके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब मैं बहुत ही सिंपल से आपको समझा रही हूँ। दो फ्रेंड है, मान लीजिए राहुल है और मान लीजिए मोहन है। तो ये दोनों फ्रेंड हैं आपस में। तो ये दोनों, राहुल बोल रहा है, राहुल बोलेगा तो सुनेगा कौन? सुनेगा कौन? ये वेव्स किसके पास जा रही है? मोहन के पास। मोहन सुन रहा है। तो ये जो बोलने वाला है ये उत्तम पुरुष हो गया, ये जो सुनने वाला है ये मध्यम पुरुष हो गया, और ये दोनों जिसके बारे में मान लीजिए ये लोग बात कर रहे हैं सोहन के बारे में, ये जो सोहन हो गया ये हो गया अन्य पुरुष। तो इस तरीके से बोलने वाला राहुल हो गया उत्तम पुरुष, सुनने वाला मोहन हो गया मध्यम पुरुष, और ये जो जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं ये तीसरा पुरुष हो गया अन्य पुरुष। तो इस तरीके से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो देखिए उत्तम पुरुष में मैं, हम, यानी कि अगर राहुल अपने बारे में बात करेगा तो मैं और हम ही लगाएगा, और अगर मोहन से बात करेगा तू, तुम, आप लगाएगा, और अगर सोहन की बात हो रही है तो उसकी क्या बात होगी? वह बहुत अच्छा है, वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, उसने कल सेंचुरी बनाई, तो यही सब बात होगी ना। तो वह, वे, उन्होंने, उसने, उन्होंने आदि यही सब चीजें आएंगी। तो इस तरीके से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। तो वैसे भी मैंने समझा दिया है तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो अधि उपसर्ग आगे, अधि नहीं, अधि उपसर्ग है, इसके 4 शब्द हमें बनाने हैं। तो पति में लगेगा तो अधि, अधिपति हो जाएगा। नियम में लगेगा तो अधि, अधिनियम हो जाएगा। अधि इसमें लगेगा इन में तो अधीन हो जाएगा। स्थाता में अधि लगेगा तो अधिष्ठाता हो जाएगा। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि खरगोश तेज दौड़ता है। दौड़ता है, दौड़ना क्या हो गया? वर्ब या क्रिया हो गई, और इसके आगे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं हम? क्रिया विशेषण। तो ये जो तेज हो गया ये क्रिया विशेषण हो गया। पिताजी घूमने जा रहे हैं ऑलरेडी वर्ब यानी कि ऑलरेडी क्रिया हो गया, और घूमने जाना मतलब ये जो घूमना जुड़ा है ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? जा रहे हैं लेकिन घूमने जा रहे हैं, तो ये जो घूमने है ये शब्द हो गया क्रिया विशेषण। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग। विदुषी का हो जाएगा विदूषक। विदुषी का मतलब ऐसे होता है विद्वान, याद रखिएगा आप लोग। तो इसे हम इस तरीके से विदुषी बोलते हैं। विदुषी मतलब औरतों के लिए प्रयोग होता है और विदूषक आदमियों के लिए, तभी ये पुल्लिंग होता है। और तपस्विनी ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो तपस्वी हो जाएगा। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो प्रिया लिखा है, प्रिया होगा शुद्ध, आपको पता है। बुद्धिमान लिखा है, बुद्धिमान होगा। श्रीमती, ये बहुत लोग गलत करते हैं, श्रीमती होता है, याद रखिएगा। उत्सव होता है, उ अधा त सव, उत्सव। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी, खुशी, ईमानदारी, मोटापा। तो इस तरीके से ये हो गया भाववाचक संज्ञा। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है दोस्तों। किसी भी ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी भी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, जैसे कि वह बहुत ही ईमानदार है तो ईमानदार शब्द जो है ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा वह बहुत बहादुर है, बहादुर शब्द जो है ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा।
तो इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग। किसी व्यक्ति के गुण दोष की अगर बात होगी और अवस्था की बात होगी या दशा की, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, अभि उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। तो अभि उपसर्ग, अभि में वादन लगेगा तो वादन, में अभि लगेगा तो अभिवादन, इष्ट में अभि लगेगा तो अभीष्ट, मान में अभि लगेगा तो अभिमान, और अर्थी में अभि लगेगा तो अभ्यर्थी। ये अभ्यर्थी में अभि उपसर्ग है, याद रखिएगा। अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है, अभि उपसर्ग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, अक्षर का अर्थ लिखिए। अक्षर यानी कि जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। तो क्षर का अर्थ है नाश होना और अ का अर्थ है नहीं। तो जिसका नाश ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता है, अक्षर मिलकर शब्द का रूप ले लेते हैं। जैसे कि का अक्षर, मा अक्षर और ल अक्षर मिलकर के क्या बना देते हैं? कमल बना देते हैं। तो इस तरीके से इनका नाश कभी नहीं होता। अक्षरों का नाश, अक्षर, क्षर मतलब नाश होना, अ मतलब नहीं, यानी कि ऐसे जो नाशवान ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ण किसे कहते हैं? अक्षरों के समूह का दूसरा नाम ही वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह के 2 वर्गों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। सिंपल सी बात है, इसे आप लिख सकते हैं कि अक्षरों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और अगर वर्णमाला पूछता है तो अक्षरों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। या स्वर और व्यंजन के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 29 है, शब्द की व्याख्या कीजिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णनात्मक शब्द। क्वेश्चन नंबर 31 है, आदर्श वाचन किसे कहते हैं? दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पता है आदर्श वाचन किसे कहते हैं? आइडियल रीडिंग। आइडियल रीडिंग हम कहते हैं शिक्षक के द्वारा पढ़े गए वाक्य को हम क्या कहते हैं? आदर्श वाचन कहते हैं। सिंपली शब्दों में इतना भी अगर आप लिख दोगे एग्जाम में तो भी सही होगा। अब शिक्षक अगर पढ़ रहा है तो उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्ह इन सब का प्रयोग करते हुए ध्यान से बच्चों को पढ़ाएगा। इसीलिए शिक्षक के वाचन को आदर्श वाचन या आइडियल रीडिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब शिक्षक पढ़ाता है तो सुर, लय, गति, विराम चिन्हों इन सभी का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ता है, अच्छे से पढ़ाता है ताकि बच्चे उसको सही से समझें। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आदर्श वाचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति, निस्सीम का हो जाएगा असीम। क्वेश्चन नंबर 33 है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विस्मयादि बोधक चिन्ह यही होता है जब बहुत खुशी होती है, बहुत दुख होता है, बहुत आश्चर्य होता है, तो उस समय हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे इस तरीके से, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर देखिए वाह के बाद क्या लग गया है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो सम उपसर्ग से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सम उपसर्ग बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए गीत में लगेगा तो सम उपसर्ग संगीत, और मान में लगेगा तो ये सम उपसर्ग सम्मान। इसके अलावा संस्कार में पूछा है, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग ही है इसमें भी, याद रखिएगा दोस्तों। ये संस्कार कई बार पूछा गया, संस्कार, सम्मान, संगीत, इन तीनों ही वर्डों को याद रखिएगा आप। इन तीनों में ही सम उपसर्ग स और माँ के नीचे हलंत, ये मत भूलिएगा। अगर 4 ऑप्शन मान लीजिए दिया है तो माँ के नीचे जिसमें हलंत लगा होगा वही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत को हम प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी लिखी थी प्रेमचंद ने। इसके अलावा इन्होंने गोदान लिखी थी, कर्म भूमि, रंग भूमि, ये सभी इन्होंने लिखी थी। गबन लिखी थी, मंगलसूत्र जो इनका अधूरा रह गया था उपन्यास। तो इस तरीके से इन सभी की रचनाएं किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंधे की लकड़ी होना। मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कर दिए। अंधे की लकड़ी होने का मतलब किसी का एकमात्र सहारा होना, एकमात्र सहारा होना, ये इसका अर्थ है। वाक्य प्रयोग करेंगे तो रूपचंद के पास एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा।
अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये है तत्पुरुष समास का। समास भी मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को हिंदी विषय के रिवीजन क्लास में पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, छ संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर के बना है? तो ये का और शा से मिलकर के बना है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, का और शा से मिलकर के बना है छ। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हिंदी विषय में आपके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चंस को मैंने करा दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों हिंदी विषय का ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ कि फुल सिलेबस बनाया है। आपके पास समय कम है, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख करके जाइएगा। आपका पूरा सिलेबस दोहरा उठेगा, हिंदी विषय का रिवीजन अच्छा हो जाएगा, तो एग्जाम में भी आप बहुत अच्छा करके आएंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, अतिलघुत्री क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा दिया। हिंदी विषय को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है दोस्तों, ऑलरेडी आपको पता ही है, क्योंकि जिन भी प्रशिक्षुओं ने रेगुलर क्लास लिया है उन्हें पता है कि हर एक विषय का हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से मैंने पढ़ाया है। हर एक विषय को हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से बहुत ही मेहनत से आप लोगों को लिख करके बताया है। सभी विषयों के 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं। सभी विषयों का हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया है चैप्टर वाइज। सभी विषयों का पूरा राजन सीरीज सॉल्व करवाया, पूरा पवन सीरीज सॉल्व करवाया है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि आप लोग अपने एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट स्कोर करके आए, इसीलिए हमने इतनी तैयारी करवाई है आप लोग की। दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और सभी वीडियोस को देखिए। आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। हर एक विषय का जो हमने फुल वीडियो बनाया है उसका हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको दे रखा है। हर एक विषय के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हम उसकी लिंक दे देते हैं। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। उसको देख करके जाना मत भूलिएगा अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आने हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझा करके बताया है कि कैसे आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आने हैं। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी की लिंक यहाँ से मिल जाएगी और आप एग्जाम में बेस्ट स्कोर करके आएंगे। तो इस तरीके से हमने पूरी कोशिश की है कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आएं, क्योंकि हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप लोगों को सभी विषयों को अच्छे से पढ़ा दिया है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और हमारे सभी वीडियोस को आप लोग ऐसे ही देखते रहें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स ऐसे ही करते रहा करिए। और उम्मीद करती हूँ आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही चैनल से बने रहिए, आप लोगों के लिए लगातार हम अच्छे कंटेंट और अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद।